वो भयानक रात, भाग 3। कार में बैठे संग्राम सिंह, अर्चना और गीता चीख सुनकर जल्दी से कार से निकले और राहुल की तरफ भागे, जैसे कोई भूत देखने के बाद भागता है। यह सोचकर जाने क्या अनहोनी हुई थी जो राहुल इस तरह से चीख रहा था। क्या हुआ राहुल? संग्राम सिंह ने बाहर आते ही पूछा। पापा वो सकपकाई आवाज में राहुल ने कुछ इशारा किया। क्या हुआ? तुम चिल्लाए क्यों? अर्चना और गीता भी संग्राम सिंह के पीछे ही थे। राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसने अपना हाथ कार की हेडलाइट्स की तरफ बढ़ाया, जैसे किसी ने उसके हाथ में डंक मारकर सुन्न कर दिया हो। राहुल ने कुछ इशारा किया। संग्राम सिंह और उसकी फैमिली की नजर राहुल के हाथ की दिशा में पड़ी। 3 जोड़ी आंखें उस दिशा की ओर ताकने को हुई और अगले ही एक पल में वह नजारा देखकर जैसे सभी को सांप सूंघ गया। संग्राम सिंह और उसका परिवार अब एक पल के लिए सांसें थामे खड़ा था उस भयावह नजारे के सामने। कार की हेडलाइट्स पर ताजे खून के धब्बे नजर आ रहे थे। ओह माय गॉड! गीता के मुंह से निकला। अब ये क्या है? एक पल के चुपते सन्नाटे के बाद संग्राम सिंह ने धीमे स्वर में पूछा। मैंने तो आप लोगों से पहले ही कहा था, कोई ना कोई कार से टकराया था, वरना ये दुर्घटना नहीं होती। पापा, अब तो आपको यकीन हो गया ना ये सब देखकर? राहुल ने लगभग चिल्लाते हुए कहा। हे भगवान! अर्चना चिल्लाई। मैंने कहा था यहाँ कुछ गलत हो रहा है, कुछ तो गलत। ये खून के दाग कहाँ से आ गए? किसके हैं ये खून के दाग? अर्चना ने जोर से संग्राम सिंह के बाजू को दबाकर कहा। राहुल, पापा, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? गीता ने डरे हुए स्वर में कहा। पापा, मम्मी ठीक कह रही है, कुछ तो गलत हो रहा है। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। गीता ने थूक गटकते हुए कहा। मगर ये किसी जानवर का खून भी तो हो सकता है पापा। जानवर? अच्छा, तो कहाँ गया वो जानवर कार से टकराने के बाद? राहुल ने पूछा। अरे हो सकता है तुमने उसे देखा ही ना हो और वो गाड़ी के नीचे आ गया हो, और जब हम उस पेड़ से टकराए तो तब वो उठकर जंगल में भाग गया हो, जख्मी हालत में ही सही। गीता ने अनुमान लगाया। संग्राम सिंह अब भी खामोश थे, क्योंकि वो शायद बातों में नहीं, सबूतों में यकीन करने वालों में से थे। हो सकता है, पर फिर सड़क पर कहीं खून तो गिरना चाहिए था। अर्चना चारों तरफ देखते हुए बोली। ये तो कोई माया जाल लगता है जी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये कोई काला जादू हो सकता है। कहते हैं अमावस की रात बड़ी जालिम होती है और काली भी, और बुरी आत्माएं लोगों को अपने जाल में ऐसे ही फंसाती हैं। अर्चना की बातों ने राहुल और गीता को भी यकीन दिलवाना शुरू कर दिया था कि ये सब किसी कारण से उनके साथ घट रहा है। जंगल के बीचों बीच खड़े चारों तरफ के घने और भयावह जंगल का नजारा अर्चना की बातों को सच बनाए जा रहा था। पापा, मम्मी सही कह रही है। मैंने आपको कहा था कार से कोई ना कोई टकराया जरूर था, लेकिन मुझे ठीक से दिखाई नहीं दिया। राहुल ने अपनी बात कही। ऐसा लगा वाकई वो अपनी मम्मी की बातों से सहमत हो रहा था। संग्राम सिंह झुंझलाए। अब उनकी बारी थी बोलने की। कम से कम तुम तो अपनी मम्मी का साथ मत दो इन फिजूल की बातों में। अरे इसे तो भूत प्रेत तंत्र मंत्र की बातें बनाने का शौक है। 35 सालों का तजुर्बा है मेरा इसके साथ। ये सब बकवास बातें मत करो। संग्राम सिंह गुस्से में बोले। अगर ऐसी ही बात है तो आप ये बताइए कि वो कहाँ है जो इस कार से टकराया था? अर्चना भी गुस्से में चीख उठी। कहाँ गया? आसमान में चला गया या धरती में समा गया? बोलिए। तुम अब थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओ प्लीज। संग्राम सिंह ने अर्चना को घूरते हुए कहा और गोल मटोल आंखों से घूर कर भी उसे चुप करवाना चाहा, और वो भी एकदम से चुप हो गई। पर सड़क अब भी खाली थी, क्योंकि सच तो बस यही था कि सिवाय उनके उस जगह पर और कोई भी नहीं था। कार की हेडलाइट से रोशनी बस उन पर आ रही थी। आसमान तो जैसे काली स्याही में नहाया हुआ था। संग्राम सिंह और राहुल उस जगह के आसपास आ गए जहां से कार बहकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, और टॉर्च की रोशनी में इधर उधर कुछ ढूंढने लगे। शायद अब वो खून के धब्बों और एक्सीडेंट के कारण को तलाश रहे थे, पर वहां ऐसा कोई भी निशान नहीं था जिससे कि ये कहा जा सके कि वहां कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कार से कोई टकरा कर गिरा या जख्मी हुआ हो।
इस कहानी का अगला अध्याय आप जल्द ही सुनेंगे।